थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, उठ और चल, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विक्की कुमार बहादुर, आपका अपना प्यारा सर, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 2, जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम 2 दिन के बाद है। ऑब्जेक्टिव में तो सब चीज करवा दिए, चैप्टर बाय चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो भी करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा दिए, मॉडल पेपर भी करवा दिए, टेस्ट सीरीज भी करवा दिए, महामैराथन क्लास भी करवा दिए। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में आप लोगों को सब्जेक्टिव को लेकर के डर था कि सर 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, 3-3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, वो भी हम लोगों को करवा दो, ताकि हम लोगों का एग्जाम में इकोनॉमिक्स का भी डर चला जाए और इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत अच्छा नंबर से पास हों। तो अगर बात आपके फ्यूचर का है, बात आपका पढ़ाई का है, तो सबसे पहले हम आगे आएंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए मॉडल पेपर परख का सेट नंबर 2, जो सब्जेक्टिव आप लोगों का होगा। और इसमें 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 3-3 नंबर का क्वेश्चन और 5-5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल्ड में, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे कि कसम से बोल रहे हैं बड़ा मजा आएगा। ग्राफ हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, हर एक चीज को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को देखना है। और टोटल हम आप लोगों को परख में जो 5 का 5 मॉडल पेपर है, पांचों मॉडल पेपर सोल्व करवाएंगे। अगर आप पांचों मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव कर लेते हो तो इससे ज्यादा आपको एग्जाम में और कुछ नहीं पूछेगा। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो हम करवा रहे हैं। तो बस मेरे पे विश्वास करो और मेरे साथ बस पढ़ते जाओ, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों का 1 से लेकर के 30 तक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन खत्म होगा, 31 नंबर से लेकर के 52 नंबर तक आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। इसी में जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको, वो 2-2 नंबर का एग्जाम में 8 क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको 8 क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको 2-2 नंबर के लिए 6 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 12 नंबर आपको 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। अगर वर्ड लिमिट का बात करें तो 50 से लेकर के 60-70 वर्ड्स तक आप इसको लिख सकते हो। नहीं तो 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस में भी इसका आंसर को लिख के खत्म कर सकते हो। क्लियर? इससे ज्यादा और जरूरत नहीं है। चलो समय नहीं गवाते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है? सन 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जे एम किन्स, याद रखना पूरा नाम। जे एम किन्स साहब ने एक पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? 1936 को। और इसका पुस्तक का नाम था द जनरल, लिखते जाना मेरे साथ साथ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक उन्होंने लिखा था कब? 1936 में, जब ये आर्थिक महामंदी आई थी। तो उस आर्थिक महामंदी से बचने के लिए या उससे बाहर आने के लिए सुझाव इसने दिया था। इसलिए जे एम किन्स को मॉडर्न अर्थशास्त्र का, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। याद रखना, क्लासिकल सिद्धांत का पिता बोला जाता है हमारे एडम स्मिथ को, जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था, एडम स्मिथ ने। लेकिन जे एम किन्स ने लिखा था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 को। एमसीक्यू में भी यह क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको याद रखोगे। क्लियर है? हो गया, लिख लिए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है पूर्ति के लोच से क्या समझते हैं? पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? तो देखो, पूर्ति की लोच का मतलब 2-2 नंबर का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है, इसलिए हम इसको यही समझा दे रहे हैं। नीचे आंसर भी दिखाएंगे, डरना नहीं। पूर्ति की लोच से क्या समझते हैं? तो पूर्ति के लोच का मतलब होता है जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत में, जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने होने से उसके उसके पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, उसके पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, उसकी पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, उसे ही पूर्ति की लोच कहते हैं। सिंपल बात है, जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत में परिवर्तन हुआ, तो कीमत में परिवर्तन होने से उसका पूर्ति में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो वही कहलाता है पूर्ति की लोच। यानी ये देखा जाता है कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ता है,
तो पूर्ति भी बढ़ जाता है, अगर कीमत घटता है तो पूर्ति भी घट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति की लोच। बोलो आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछेगा यही वाला लिख देना, 2 नंबर मिल गया आपको। हो गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि जीडीपी क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर हम भारत का बात करें तो हमारे भारत में एक वर्ष में जितने भी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होगा उसका जो बाजार मूल्य होगा वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। याद रख लेना, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। क्लियर? चलो आगे। अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है? अब देखो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। देखो ये मेरे पास कपड़ा है, तो ये कपड़ा है अंतिम वस्तु, और ये कपड़ा बना किससे था? धागा से, तो धागा इसका मध्यवर्ती वस्तु। हम रोटी खा रहे हैं, रोटी, तो रोटी है अंतिम वस्तु, रोटी बना किससे? गेहूं से, तो गेहूं मेरा है मध्यवर्ती वस्तु। हम बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट, बिस्किट अंतिम वस्तु है, बिस्किट बना किससे? गेहूं से, तो गेहूं है मेरा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, आया समझ में? जैसे हम और कैसे समझाएं आप लोगों को? और क्या चीज समझा सकते हैं? जैसे मान लो मेरे पास ये माउस है प्लास्टिक का, तो ये माउस अंतिम वस्तु है और ये माउस बना है प्लास्टिक का, तो ये जो प्लास्टिक है मेरा वो है मेरा मध्यवर्ती वस्तु। लकड़ी, लकड़ी मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु है, लकड़ी से फर्नीचर बनाए, फर्नीचर मेरे लिए अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु का मतलब होता है, अंतिम वस्तु मतलब होता है वह वस्तु जिसको अंतिम रूप से यूज करें, और मध्यवर्ती वस्तु मतलब वह वस्तु जिसका यूज करके उसको बनाए हैं। क्लियर है? अब इन दोनों में अंतर पूछा, तो जब अंतर पूछेगा तो आपको अंतर को टेबल में दिखाना पड़ेगा। अंतर को किसको दिखाओगे? टेबल में। हम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 ना। चलो जी, ए देखो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। ठीक है, ये रहा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। ये देखो, ये है हम लोगों का, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है अंतिम वस्तु और ये मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु इनका प्रयोग उपभोग द्वारा किया जाता है, हम ये कपड़ा का उपभोग कर रहे हैं, ये अंतिम वस्तु है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु इनका प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाता। ये कपड़ा धागा से बना था तो धागा को तो हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, और अंतिम वस्तु इनका उपभोग के रूप में, इनका उपयोग उपभोग के रूप में किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे गेहूं, गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, हम गेहूं थोड़ी खाएंगे भाई, गेहूं से आटा बनेगा, आटा से जो रोटी बनेगा वो खाएंगे, तो रोटी है मध्यवर्ती वस्तु, लेकिन वो गेहूं से आया, तो रोटी है अंतिम वस्तु, लेकिन जो गेहूं है वो है मध्यवर्ती वस्तु। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को लिखिए। हमको पता है राष्ट्रीय आय की गणना की 3 प्रमुख विधि होती है, लिख लो। 3 प्रमुख विधि होती है। सबसे पहला होता है उत्पाद विधि। सबसे पहला विधि क्या है? उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड। दूसरा है हम लोगों का आय विधि यानी कि इनकम मेथड, और तीसरा होता है हम लोगों का व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। लिख लेना, आंसर में लिखना, राष्ट्रीय आय की गणना की निम्नलिखित 3 विधियां होती है। पहला उत्पाद विधि, पॉइंट नंबर 2 आय विधि, और पॉइंट नंबर 3 व्यय विधि। यही 3 मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं बाजार को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब बोल रहा है कि बाजार क्या है? तो सिंपल बात है, बाजार एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां विक्रेता और क्रेता आपस में मिलके वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार क्या है? बाजार वो क्षेत्र है जहां अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बाजार वह क्षेत्र है जहां क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। इसी क्षेत्र को बाजार कहा जाता है। हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया समझ में? मेरा बात आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अब देखो भाई, अवसर लागत क्या होता है? तो अवसर लागत का मतलब होता है जब कभी भी हम 2 तरीके के वस्तुओं का उपभोग करते हैं या 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो जैसे एक वस्तु को छोड़ते हैं तो उस वस्तु का अवसर दूसरे वस्तु के लिए बन जाता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास 100 रुपया है
और हम दो सामान को खरीद रहे थे, ए और बी को। मान लो कि ए पे 50 रुपया खर्च कर रहे थे, बी पे भी 50 रुपया खर्च कर रहे थे क्योंकि 100 रुपया है। अब मान लो कि हम ए पे खर्च किए सिर्फ 40 रुपया, ए पे खर्च किए 40 रुपया, तो हम बी पे क्या 60 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ए पे खर्च करके हमको 10 रुपया बचा, तो ये 10 रुपया हम किस पे लगा सकते हैं? बी पे लगा सकते हैं। तो एक वस्तु को जो त्याग कर रहे हैं, एक वस्तु को जो छोड़ रहे हैं, वही दूसरे वस्तु के लिए क्या बनता है? अवसर बनता है। इसी चीज को बोला जाता है अवसर लागत। यानी एक वस्तु को त्याग करने का जो मात्रा होता है, वही दूसरे वस्तु का अवसर लागत होता है। एक वस्तु के उत्पादन को त्यागना, एक वस्तु को जो त्यागते हैं, वही दूसरे वस्तु के लिए अवसर लागत बनता है। क्लियर? सीमांत लागत क्या होता है? लो, ये पहले मॉडल पेपर में भी था, ये फिर है। सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो सीमांत लागत मतलब जब एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, देखो, एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की मात्रा है। सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की मात्रा है। और सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, या मार्जिनल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। याद रखना, ठीक है? सीमांत वाला ये होता है। हो गया? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप 2-2 नंबर का क्वेश्चन को अपने शब्दों में भी लिखोगे तो भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है? इतना याद रखना। अब आते हैं 3-3 नंबरिया क्वेश्चन में। फिर यहाँ बच्चा लोग 3-3 नंबरिया भी आपको 8 क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको 8 नहीं बनाना है। 3-3 नंबरिया 6 क्वेश्चन आपको बनाना है, यानी 18 नंबर। अगर वर्ड्स लिमिट का बात करें तो अगर आप कोई थ्योरी लिखोगे तो लगभग 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो। अंतर लिखोगे तो कम से कम 3 अंतर लिखना, कोई विशेषता लिखोगे तो कम से कम 3 विशेषताओं को बताओगे। क्लियर? और बाकी अगर न्यूमेरिकल रहा तो न्यूमेरिकल बताएंगे। क्लियर बात है मेरा? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्थापित कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में संबंध पूछ रहा है या आपको अंतर बोलेगा तो दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है? आपको संबंध बताना है औसत लागत और सीमांत लागत। औसत लागत का मतलब एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों में क्या संबंध मेरा होता है? ठीक है? अंतर बोलो, संबंध बोलो, एक ही चीज है। ठीक है? चलो अब इसका संबंध क्या होता है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। टेबल में देखते हैं, ये रहा हम लोगों का टेबल 39 नंबर का। ठीक है? चलो टेबल को अच्छा से देखते हैं। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ, ताकि इस ग्राफ को समझा सके। ठीक है, देखो यहाँ लिखे हैं औसत लागत और यहाँ लिखे हम लोग सीमांत लागत। अब देखो औसत लागत मतलब क्या? किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। यानी एक वस्तु के उत्पादन में जो लागत लग रहा है, एक वस्तु के उत्पादन करने में जो हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो होता है औसत लागत। और सीमांत लागत मतलब अभी बताए थे, एक एक्स्ट्रा, तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे ही सीमांत लागत कहा जाता है। दूसरा, औसत लागत का ये फॉर्मूला है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला याद रखना। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, डेल्टा क्यू। ठीक है? ये देखो हम लोगों का। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। इसको जरूर याद रखना बच्चा लोग, इसको जरूर याद रखना। एवरेज कोस्ट कर्व यू आकार का होता है। और सीमांत लागत भी जो है वो यू आकार का होता है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू आकार का होता है। पता है, एक जगह तो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट भी देता है। ये हम लोगों का हो गया एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट को बड़ा करके काट के भाग जाएगा। इस तरीके से भी होता है संबंध। देखो ये हम लोगों का फॉर्मूला, ग्राफ देख लो, ये हम लोगों का एवरेज कॉस्ट है, सीधा भागा। देखो एवरेज कॉस्ट सीधा भागा, और मार्जिनल कॉस्ट देखो काटने के बाद टै करके भागा। देखो यहाँ काटने के बाद देखो टै करके भागा। आया समझ में? एकदम टै करके याद रखना, काटने के बाद कैसे भागेगा? टै करके। तो ये अंतर हो गया। ठीक है? संबंध बोलेगा तो भी अंतर लिखना, अंतर बोलेगा तो भी अंतर। चलो 39 नंबर पढ़ लिए क्वेश्चन। देखो बस ना मेरा बातों को ना सुनना और समझना। इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, समझ में आया? इकोनॉमिक्स इजी है, इसको हार्ड नहीं बनाने का। ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेने का रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई आय
75% उपभोग पर व्यय किया जाता है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं, उन लोगों का आय बढ़ रहा है। अब अगर आय बढ़ रहा है तो वो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। तो आय जैसे-जैसे बढ़ता गया तो वो लोग 75% ज़्यादा पैसा उपभोग में खर्च करने लगा। अरे भाई हम ज़्यादा कमाने लगे, तो ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे। तो जैसे-जैसे आय सबका बढ़ते गया तो 75% उपभोग को वो लोग बढ़ाता गया। निवेश 1000 करोड़ बढ़ गया और जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी 1000 करोड़ बढ़ गया। ठीक है? आगे बोल रहा है निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। कुल आय में वृद्धि, आय में कुल वृद्धि निकालना है कितना हुआ और उपभोग व्यय में कितनी वृद्धि हुई है यानी ये निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था? कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि किया गया? निवेश में वृद्धि का मतलब है कि मार्जिनल प्रोपेंसेंट्री टू कंज्यूम। निवेश में व्यय कितना कर रहा था? 75%। एमपीसी जो था, वो बढ़ गया था कितना प्रतिशत? 75% एमपीसी हम लोगों का बढ़ गया था। ठीक है? हम लोगों को सबसे पहले निकालना था यहाँ पे डेल्टा वाई कि आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ये निकालो। ठीक है? और दूसरा हम लोगों को निकालना था आपका ये एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसेंट्री, एमपीसी नहीं एमपीएस निकालना है। ये 2 चीज़ हम लोगों को निकालना है। ठीक है? अब देखो इसको निकालेंगे कैसे? अच्छा से समझना। एमपीसी दिया है 75%। हमको पता है ना एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। पता है ना एक फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है सर पता है। इज इक्वल टू अगर ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 हो गया। 1 माइनस ये एमपीसी 75% है, 75%। अच्छा एक बात बचाओ बच्चा, अगर ये 75% है और इस परसेंटेज को अगर हटाएंगे हम लोग, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/1 माइनस 75 में से परसेंटेज हटेगा तो 75/100 होगा कि नहीं होगा? प्रतिशत हटेगा तो 100 होगा। सर बिल्कुल होगा। इसके बाद सर 1 डिवाइडेड बाय ये 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा। 100 माइनस 75 कर देंगे तो 25 हो गया। 25 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। इसके बाद अब इसको ऊपर लिख देंगे, 100 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1 गुना 100 डिवाइडेड बाय 25 होगा। यानी 25 से काटेंगे तो 4, यानी हमारा जो के जो है निवेश गुणांक है वो कितना आ गया? 4। देखो यही वहां पे निकाला था, 4 हो गया। अब अगर अगर के 4 आ गया तो अब हमको निकालना है आय में कितना परिवर्तन हुआ है। तो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, एक फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ हम लोगों को बता के कितना आया? 4 आया। डेल्टा वाई देखो, डेल्टा वाई हम लोगों को निकालना है तो डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा आई तो डेल्टा आई, एक मिनट, एक चीज तो और भूल गए भाई। 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ा था ना। डेल्टा आई 1000 करोड़ बढ़ा था, ये तो भूले गए थे। डेल्टा आई 1000 बढ़ा। ठीक है, तो यानी ये अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1000 इंटू 4 यानी कि 4000 करोड़ रुपया मेरा जो है वो आय में वृद्धि हुआ। आय में कितना वृद्धि हुआ? 4000 करोड़ रुपया। किस में वृद्धि हुआ? आय में। चलो आय भी निकाल गया। अब हमको एमपीएस निकालना है तो चलो यहीं पे निकालते हैं एमपीएस। तो एमपीएस का एक फॉर्मूला बनता है, याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। हम आप लोगों को महामैराथन क्लास में सिखाए थे। तो यहाँ पे बताओ अब हमको क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है एमपीएस। तो एमपीसी को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा एमपीएस इज इक्वल टू 1 है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एमपीसी। यानी कि ये हमारा एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 75% है। अब बताओ अगर ये 75% है, अब बताओ अगर ये हम लोगों का क्या है यहाँ पे एमपीएस हो गया, एमपीएस इज इक्वल टू 75% है तो नीचे ये 100 आ जाएगा। 100 आएगा ना, 100 से 1 को माइनस करेंगे 100, 100 इंटू 1 100, 100 माइनस 75 करेंगे तो 25, यानी ये हमारा 25% आ गया एमपीसी। तो सब निकल के आ गया हम लोगों का ये डेल्टा वाई कितना आया? 4000 करोड़ आया। ठीक है, इसके बाद एमपीएस, एमपीएस कितना आया? एमपीएस हम लोगों का आया 25%, ये वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। एक बार बस आप इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार इसको बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हो गया? अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा से बनाना। ठीक है, चलो आगे। और मैथ पूछेगा,
मैथ पूछेगा, इसीलिए मैथ से भागना नहीं। और ऑप्शन रहेगा जो आंसर में कि ये बनाओ नहीं तो वो बनाओ, मैथ नहीं बनाना है तो छोड़ देना मैथ को। आगे, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है, हम सिंपल बता दे रहे हैं। राजस्व व्यय का मतलब होता है अगर सरकार ऐसे जगह पे पैसा खर्च कर रहा है जो सरकार का कर्ज को ना तो घटाएगा और ना तो संपत्तियों को बढ़ाएगा। जैसे सरकार ऐसे जगहों पे पैसा खर्च कर रहा है जो ना तो सरकार का लाइबिलिटी दायित्वों को कम करेगा और ना ही तो सरकार के संपत्तियों को बढ़ाएगा, उसको बोला जाता है राजस्व व्यय। जैसे सरकार छात्रवृत्ति दे रहा है, सरकार वृद्धा पेंशन का पैसा दे रहा है, सरकार विधवा पेंशन का पैसा दे रहा है। इस तरीके के भुगतान के लिए अगर सरकार पैसा खर्च करता है तो उसी को बोला जाता है राजस्व व्यय। ठीक। पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जो सरकार पैसा खर्च करता है, इससे सरकार का जो लायबिलिटी है, जो दायित्व है, सरकार का दायित्व घट जाता है। सरकार ऐसे जगहों पे पैसा खर्च कर रहा है, जैसे सरकार कहीं से लोन लाया था, लोन का पैसा वापस कर रहा है, ब्याज चुका रहा है, तो ये सब चुकाने से सरकार का आय या सरकार का जो दायित्व है वो कम हो जाता है। इतना याद रखना। ठीक है। अब देखो, अगर समझना है तो हम समझा दे रहे हैं। 41 नंबर, देखो जी, 41 नंबर में वही चीज यहां पे मिलेगा। ये रहा, देखिए। हाँ, क्या बोले, राजस्व व्यय का मतलब क्या बोले। देखो, राजस्व व्यय मतलब वह व्यय जिसमें सरकार व्यय तो करती है परंतु इसका व्यय सरकार में कोई देनदारी या संपत्ति को बेचने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सरकार पेंशन दे दिया, सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे दिया। प्रत्यक्ष हस्तांतरण, प्रत्यक्ष हस्तांतरण का मतलब वही होता है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण का मतलब वही होता है, वृद्धा पेंशन सरकार दे दिया, ठीक है, छात्रवृत्ति दे दिया, ठीक है, छात्रवृत्ति दे दिया, विधवा पेंशन दे दिया, ये सब। और पूंजीगत व्यय यानी सरकार ऐसे जगहों पे पैसा खर्च कर रहा है जो सरकार का संपत्तियों को घटाएगा और संपत्तियों को नहीं, जो सरकार के दायित्वों को घटाएगा। जैसे ऋण का भुगतान करने में पैसा लगाया, हॉस्पिटल बनाया सरकार, सड़क बनाया, ये सब बनाने में जो सरकार पैसा खर्च करता है वो पूंजीगत भुगतान है। आया समझ में मेरा बात। ठीक है। अब देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है। 42 पे बोल रहा है भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर स्पष्ट करें। अंतर यहाँ पे टेबल में अंतर बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो आंसर है 42 का, वो आंसर जो है वो बिना टेबल में बना दिया। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कभी भी अगर आप अंतर लिखते हो तो बच्चा हमेशा आप अंतर को टेबल में लिखना। ठीक है। ये बिना टेबल का अंतर लिख दिया, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा टेबल में ही अंतर को लिखोगे। ठीक है। 42 नंबर, देखो ये पॉइंट में लिखा, यही पॉइंट को चाहते तो टेबल में लिख सकते थे। कैसे लिखते, टेबल बनाते इस तरीके से, यहाँ पे लिखते हम लोग व्यापार शेष, क्या लिखते हैं यहाँ पे, व्यापार शेष, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भुगतान शेष, भुगतान शेष। इस तरह से ये जो पहला पॉइंट है, देखो व्यापार शेष क्या होता है। व्यापार शेष का मतलब सिंपल है, एक वर्ष में कोई भी देश में निर्यात और आयात वस्तुओं के अंतर को व्यापार शेष बोलते हैं। जैसे हमारा देश भारत है, एक साल में यहां से कितने वस्तुओं का निर्यात हुआ, हमारे देश से कितने वस्तुओं को दूसरे देश भेजा गया, निर्यात किया गया, और दूसरे देशों से कितने वस्तुओं का आयात हुआ, तो निर्यात और आयात के अंतर को ही व्यापार शेष बोलते हैं। व्यापार शेष एक देश की आयात और निर्यात के अंतर होता है। ठीक है। यहाँ यही चीज को उठा के यहां डाल देते। और भुगतान शेष क्या होता है, भुगतान शेष ये बताता है कि एक साल में एक देश दूसरे देशों के साथ कितना पैसों का लेन देन किया है, पैसा का भुगतान किया है, सरकार का कितना व्यय हुआ, सरकार का कितना आय हुआ, आय व्यय को एक देश दूसरे देश के साथ कितना रुपया का भुगतान किया है, ये बताता है भुगतान शेष। भुगतान शेष में आयात और निर्यात के दृश्य और अदृश्य तथा अन्य लेन देनों का लिखा किया जाता है। इस पॉइंट को यहां लिख देते। व्यापार शेष प्रतिकूल और अनुकूल दोनों हो सकता है। अनुकूल का मतलब है अगर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो अनुकूल है। प्रतिकूल का मतलब अनुकूल है। प्रतिकूल का मतलब जब निर्यात कम है और आयात ज्यादा है तो प्रतिकूल। तो व्यापार शेष प्रतिकूल और अनुकूल दोनों हो सकता है। जबकि भुगतान शेष लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष हमेशा जो है वो अनुकूल ही होता है। क्या होता है, अनुकूल। अगर अनुकूल नहीं भी होगा तो भी इसको अनुकूल बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद व्यापार शेष में प्रतिकूल होने पर ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अंतर में लिख करके इसको बता सकते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 43 पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस आप मेरा बात सुनना ना, एग्जाम में जा करके लिखना ना, आराम से लिखा जाएगा जी, बिल्कुल लिखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर, एक वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाली किन्हीं 3 तत्वों को संक्षेप में समझाइए। बहुत इजी क्वेश्चन। एक वस्तु का पूर्ति कैसे निर्धारित होगा, कोई 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो एक वस्तु का पूर्ति का निर्धारण कहाँ-कहाँ हो सकता है? एक वस्तु का पूर्ति का निर्धारण कहाँ-कहाँ हो सकता है? तो देखो, एक वस्तु की पूर्ति का निर्धारण कई जगहों पर हो सकता है। जैसे कई चीज़ों से होगा। सबसे पहला, एक पूर्ति का निर्धारण कहाँ होगा? माँग पर। सबसे पहला तो पूर्ति का निर्धारण कीमत से होगा। किससे होगा? कीमत से। पहला, अगर कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, और अगर कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगा। दूसरा होता है माँग पर, कि बाजार में उस वस्तु का कितना माँग है। माँग को देख के भी पूर्ति होता है। माँग बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ता है, माँग घटता है तो पूर्ति घटता है। और तीसरा, तीसरा होगा उत्पादन के तकनीक पर। उत्पादन के तकनीक पर, यानी किस टेक्नोलॉजी से उत्पादन कर रहे हैं। अगर तकनीक बदलेगा, अगर मशीन-वशीन लगाएँगे तो उत्पादन बढ़ेगा। और भी कई चीज़ों पे निर्भर करता है ये चीज़, ठीक है? और भी कई चीज़ों पर ये निर्भर करता है, लेकिन हमको कोई 3 पॉइंट समझाने बोला था, तो इन 3 पॉइंट को लिख के हम लोग डील कर सकते हैं, मिल जाएगा नंबर। ठीक है, आया समझ में? ठीक। आगे बोल रहा है 44 नंबर पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। लो जी, कितना विशेषता पूछ रहा है हमको? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का 3 विशेषता। तो चलो बताते हैं। सबसे पहला पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता होता है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। ठीक है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता इसका होता है समरूप वस्तुओं का उत्पादन। समरूप वस्तु मतलब इसमें एक ही तरीके के वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके बाद तीसरा होता है यहाँ पे आपका समरूप वस्तुओं का उत्पादन हो गया ना, इसके बाद मतलब कि निकटतम प्रतिस्थापन बिंदु। निकटतम प्रतिस्थापन बिंदु। निकटतम प्रतिस्थापन बिंदु का मतलब क्या हुआ कि उस सामान को बेचने वाला बाकी लोग भी वहां पे रहेगा। बहुत विशेषता होता है, कम से कम 8 से 10 विशेषता होता है, लेकिन हमको तो कितना विशेषता बोला? 3 विशेषता तो लिख दिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसमें एक समान वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। निकटतम प्रतिस्थापन बिंदु इसमें मौजूद होता है। और भी लिख सकते थे, जो फार्म होता है वो कीमत प्राप्तकर्ता होता है, जो उद्योग होता है वो कीमत निर्धारक होता है। इस बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। इस बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। किसी भी फार्म के प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कोई भी फार्म अपने से इसमें आ सकता है और अपने से इससे जा सकता है। प्रतियोगिता की पूर्ण स्थिति बनी रहती है। तो ऐसा हम 8-10 विशेषता लिख सकते थे, लेकिन हमको 3 बोला, तो 3 विशेषताओं को लिख के डील करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि गुणांक का मूल्य 5 है, देखो गुणांक यानी कि के, बोल रहा है के इज इक्वल टू 5 है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? तो देखो एक फॉर्मूला अभी बताए थे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो ये एमपीसी हो गया, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो। के का कितना वैल्यू है? 5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 एमपीसी इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस 5 एमपीसी को यहीं छोड़ते हैं। अब बताओ, एक है, ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस 5 हो गया, यानी कि माइनस 5 एमपीसी इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी एमपीसी इज इक्वल टू 4/5 हो गया। इसका मतलब है कि एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 हम लोगों का आंसर हो गया। कितना आंसर हुआ? 0.8 आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना नंबर है भाई? 45 ना, 45 का आंसर 0.8। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसको दिखा दे रहे हैं सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए? 45 का आंसर है 0.8, ले लिए ना? ठीक है, 45 ना। देखो ये रहा आंसर 0.8।
क्लियर है? जैसे सोल्व किए डिट्टो वैसे ही सोल्व कर दिया वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चल भाई कितना दूर में है। हाँ, आगे। निजी वस्तुओं तथा सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर बताइए। निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तु में अंतर। अब देखो निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु में क्या अंतर होता है बता रहे। निजी वस्तु ऐसे वस्तु होती हैं जिनका कोई व्यक्तिगत मालिक होता है। निजी वस्तु ऐसे वस्तु होती है जिनका कोई व्यक्तिगत मालिक होता है। व्यक्तिगत मालिक होता है। और सार्वजनिक वस्तु ऐसा वस्तु होती है जिनका मालिक सरकार होता है। ठीक है? पहला अंतर। दूसरा, व्यक्तिगत वस्तुओं का उपभोग वही कर सकता है जो मालिक है। हर कोई इसका उपभोग नहीं करेगा। सार्वजनिक वस्तु का उपभोग कोई भी कर सकता है। इसके बाद निजी वस्तुओं का एक मूल्य तय किया जाता है जो उसका मालिकाना हक होता है। सार्वजनिक वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निजी वस्तु में जिम्मा उस आदमी का होता है जिसका वो सामान है। सार्वजनिक वस्तु में जिम्मा जो है वो समाज सरकार का होता है। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। मेरा घर, मेरा घर निजी वस्तु है। मेरा घर निजी वस्तु है, सिंपल बात है। ठीक है? लेकिन मंदिर सार्वजनिक वस्तु है। मंदिर को हम किसी का बोल नहीं सकते हैं। मंदिर सार्वजनिक है। मेरा घर निजी है, लेकिन मंदिर क्या है? सार्वजनिक है। आया समझ में? मेरे घर का आंगन, मेरा घर का जहां द्वार खुल रहा है वो जो आंगन है, वो निजी है, वो मेरा है। लेकिन जो रोड है, जो सड़क है, वो सार्वजनिक है। ठीक है? मेरा खुद का गाड़ी, मेरा खुद का गाड़ी, मेरा खुद का गाड़ी, वो मेरा निजी है। निजी ही गाड़ी है। हम चलाएँगे, किसको चलाएँगे, कैसे चलाएँगे वो हम पे है। लेकिन अगर सरकारी बस है, तो वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। आ रहा है समझ में? निजी मतलब जिसका मालिकाना हक एक व्यक्तिगत व्यक्ति के पास होता है और सार्वजनिक वस्तु जिसका मालिक सरकार होता है या समाज होता है और उसको यूज़ करने का अनुमति सबका होता है। आया समझ में? जैसे पार्क, पार्क क्या है? सार्वजनिक वस्तु है। मंदिर सार्वजनिक है, मेरे घर का मंदिर निजी है। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो ये होता है निजी वस्तु और ये होता है सार्वजनिक वस्तु। ठीक? अगर इसका अंतर देखेंगे 46 नंबर में। ये देखो, निजी वस्तु के बारे में समझाया। हाँ, निजी वस्तु क्या बोल रहा है? निजी वस्तु से तात्पर्य सामान्यतः ऐसे वस्तु से होता है जिनका मूल्य का भुगतान कर उत्पादक या उपभोग निजी तौर पर उपभोग करता है। सार्वजनिक वस्तु का तात्पर्य ऐसे वस्तु से होता है जिनका उत्पादन या उपभोग सामूहिक तौर पर सामान्यतः निःशुल्क किया जाता है। समझ में आ रहा है? निजी वस्तु मेरा है, हम उसको अगर किसी को यूज़ करने के लिए देंगे तो हम पैसा ले सकते हैं। सार्वजनिक वस्तु जो है वो निःशुल्क होता है। आया मेरा बात समझ में? ठीक है? इसके बाद अब 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 5-5 नंबरिया क्वेश्चन पे यानी लॉन्ग टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। लॉन्ग लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये रहा। सेक्शन सी। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको 6 गो देगा लेकिन 6 गो नहीं बनाना है। आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा यानी टोटल आप लोगों को बनाना है 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है? 20 नंबर का क्या बनाना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है। देखो थोड़ा-सा ना हमको कहीं पे हॉस्पिटल जाना है थोड़ा-सा हमको। ओहो! पढ़ाते-पढ़ाते आज काफ़ी लेट हो गया। हमको लगा आधा घंटा में खत्म कर देंगे। 8:51 हो गया, 9 बजे हॉस्पिटल जाना है। तो हम अभी जहाँ तक पढ़ाएँ, वहाँ तक वीडियो हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं। वहाँ तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हाँ, अपलोड कर दे रहे हैं। ये जो लॉन्ग वीडियो है ना, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लेना। थोड़ा-सा आप लोग इसको मैनेज कर लेना, ठीक है ना? हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो लॉन्ग वीडियो है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको आप लोग को समझा देंगे। ठीक है?